कक्षा 10 का पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी शक्तियां किसी एक अंग तक सीमित नहीं रहती हैं। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। कहाँ कहाँ विकेंद्रीकरण होता है? विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। विधायिका का क्या कार्य है? कानून निर्माण करने का कार्य। कार्यपालिका कानूनों का पालन करवाती है और न्यायपालिका कानूनों का पालन नहीं करने पर दंड का निर्धारण करती है। बेल्जियम और श्रीलंका की घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। अब देखते हैं बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार हुई है। बेल्जियम यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल भारत के हरियाणा राज्य से भी कम है। बेल्जियम की जातीय बुनावट जटिल है। बेल्जियम की कुल जनसंख्या का 59% हिस्सा फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग बेलोवीना क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% जनता जर्मन भाषा बोलती है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अल्प फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को फ्रेंच भाषी लोगों की स्थिति से नाराजगी बढ़ने लगी। 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच भाषी समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। डच भाषी लोग संख्या में ज़्यादा थे पर धन समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे। अंततः डच और फ्रेंच दोनों समूह के बीच टकराव की स्थिति ब्रुसेल्स में दिखने लगी। अब देखते हैं श्रीलंका में क्या स्थिति है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीलंका की जनसंख्या करीब 2 करोड़ अर्थात हरियाणा के समान है। श्रीलंका में सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघलियों का है जिनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या की 74% है। तमिल सामाजिक समूह की जनसंख्या कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं। पहला समूह है श्रीलंकाई मूल के तमिल और दूसरा है हिंदुस्तानी तमिल। हिंदुस्तानी तमिल जो ब्रिटिश शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। तमिल जनसंख्या श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक है। सिंघली भाषी बौद्ध धर्मावलंबी हैं जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की कुल जनसंख्या में ईसाई लोगों का 7% है और वे सिंघली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अंततः सिंघली और तमिल लोगों में टकराव बना रहता है। बेल्जियम की समझदारी देखते हैं। बेल्जियम में 1970 से 1993 के बीच 4 बार संविधान संशोधन हुए जिससे देश में सभी रहने वाले लोग मिलजुल कर रह सकें। बेल्जियम मॉडल की विशेषताएं अग्रलिखित हैं। क्या हैं देखते हैं। बेल्जियम संविधान में यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषी समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इससे एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला कभी भी नहीं ले सकते हैं। दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई अर्थात राज्य सरकारें केंद्रीय सरकारों के अधीन नहीं हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इससे दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। चौथा है, केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में एक तीसरे स्तर की भी सरकार काम करती है अर्थात सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग
करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ नगर निगम और पंचायत है, उसी तरह से बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। उपर्युक्त सत्ता की साझेदारी बेहद सफल रही है। इससे बेल्जियम में गृह युद्ध रुक गया, नहीं तो बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। अब श्रीलंका में देखते हैं, श्रीलंका ने उस सत्ता की साझेदारी को नहीं अपनाया, श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को अपनाया। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। 1956 में एक कानून के तहत सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। विश्वविद्यालयों व सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता दी गई। सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। तमिल भाषी लोगों की संस्कृति और धर्म की पूरी तरह से अनदेखी की गई। परिणामतः श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और तमिल भाषा को राजभाषा बनाने की मांग की और क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग की, परंतु तमिलों की सभी मांगों को नकारा गया। परिणामतः 1980 के दशक तक पूर्वी उत्तरी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बनने लगे। श्रीलंका को दोनों समुदायों के टकराव ने गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया। हजारों लोग मारे जा चुके हैं और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है, यह देखते हैं। सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क है, चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी हो सकता है, परंतु आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यह सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी नहीं पैदा करता, वरन यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। दूसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं और उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। सत्ता की साझेदारी के रूप देखते हैं, कितने हैं। पहला है, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। ऐसे बंटवारे से कोई भी अंग सत्ता की असीमित शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। भारत में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग संसद के अधीन रहकर करती है। इसी प्रकार न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा, सत्ता के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सरकार, फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। भारत में त्रिस्तरीय सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकारें हैं। बेल्जियम में भी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकारें हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है कि सत्ता की शक्तियां ऊपर से नीचे की ओर खिसकते हुए बढ़ती जाती हैं। तीसरा है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों यथा भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। चौथा, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग
के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं।